वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड जय हिंद सभी को। स्वागत है हमारे हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप लोग हमारे से जुड़े हैं। आपके साथ हमारा जो रिश्ता है और पूरा कंपटीशन तैयारी के लिए जो हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उस पे प्लेटफॉर्म में आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए। तो हम अपने एसएससी एमटीएस के दौर में थे और लगातार प्रैक्टिस सेशन इसका आते जा रहा है। प्रैक्टिस 1 भी हुआ, 2 हुआ, अभी 3, जस्ट आपका आज 4 होगा। ठीक है, क्योंकि हम सेम पैटर्न पे इस वीडियो बनाते आ रहे हैं और जैसे एग्जाम में आपका पैटर्न होगा उसी के हिसाब से इसका प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक एकदम बने रहिएगा। ठीक है, हर एक चीज को मैं समझाता हूँ, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाएंगे और उसको कैसे अप्रोच करना एग्जाम में वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको टाइम भी दूंगा कुछ सेकंड के लिए, फिर मैं अपने से ट्राई करूंगा जिससे कि आपको भी कुछ समय मिले। ठीक है, चलिए। तो स्लोगन भी है आपका आपकी बार एमटीएस बार, जो कि आपके थंबनेल पे रहेगा। ठीक है, तो आप फटाफट क्वेश्चन देखिए, फिर थोड़ा टाइम देंगे, फिर हम इसको बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े हम लोग, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ठीक है, तो आपके पास दो सवाल हैं। ए रहा फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इडियम्स ये है। ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट इडियम्स ये है और दूसरा इडियम्स ये रहा आपका। ठीक है, तो इन्हीं का मीनिंग बताना है और अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। ठीक है, जैसे कि इसी का एग्जैक्ट अगर मतलब जानते हैं तो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है, फटाफट इसका जवाब दीजिए, फिर हम इस पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए बनाइए। चलिए, टाइम अप हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार। तो आपका फर्स्ट है कम बैक टू अर्थ। क्या है? कम बैक टू अर्थ। अगर सेंटेंस को अच्छे से पढ़े तो बोल रहा है कम बैक टू अर्थ, अपने अर्थ पे आना। अब मैं बोलूं कि कम बैक टू अर्थ एक इडियम से क्या है, मुहावरे है, बट इसका मीनिंग होता है अपने अस्तित्व में आना, अपने लिमिट में आना, अगर ठेठ भाषा में बोले तो अपने औकात पर आना। उसी को बोलते हैं कम बैक टू अर्थ, जिसका मुहावरा होता है। ठीक है, इंग्लिश में। तो लग नहीं रहा था ना कि इंग्लिश इसका इसका ऐसा हिंदी होगा, बट कम बैक टू अर्थ का मतलब होता है अपने अस्तित्व में आना, चाहे अपने ओ वर्चुअल वर्चुअल जो दिमाग लगाते हैं ना, वो वर्चुअल जिंदगी को छोड़कर रियलिटी पे आना। इसका मतलब क्या हो गया? टू फाइंड फॉल्ट, गलती ढूंढना। नहीं, पहला ऑप्शन नंबर गया आपका, गलती ढूंढना नहीं होगा। फिर टू रिटर्न टू रियलिटी, अपने रियलिटी में आइए, जो कि आपका रियली स्वभाव है या रियली आपके पास परचेसिंग इनकम में जो भी है, वॉट एवर आपके पास है। ठीक है, टू रिमूव टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बीच में कुछ उलझाना, उलझा हुआ चीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। टू फेल कंप्लीटली, किसी भी काम में अत्यंत आप फेल हो जाना, तो भी नहीं होगा, ये भी डी ऑप्शन गया। तो बच गया ऑप्शन नंबर बी। और तीनों का मीनिंग भी आपको बता दिया, जिससे कि आप कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते थे। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, मतलब कि इडियम पढ़ लिए हैं, कुछ मीनिंग याद है, तो वो इजिली बना सकते थे इसको। ठीक है, चलिए। अब हम चलते हैं आपका सेकंड वाला इडियम्स। चलो, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब जानेंगे, फिर इसका मीनिंग करेंगे। ठीक है, चलिए। इरा, तो क्वेश्चन नंबर लिखा है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। क्या है कि टू बर्न मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या आता है? मिडनाइट क्या समझते हैं? नाइट के पहले वाला, नाइट के बाद, पहले नहीं, नाइट के बाद। मिडनाइट का टाइम क्या होता है? जैसे कि आप रात के बाद, जो रात नाइट के टाइम होता है, उसके बाद मिडनाइट आता है, फिर इसके बाद मॉर्निंग, ट्विलाइट, डॉन चालू हो जाता है। तो बात करें कि मिडनाइट में ऐसे मीनिंग अगर समझे कि हम ऑयल जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं? ऑयल, मिडनाइट में। ये तो मतलब भी कुछ और है, बट इसका मतलब अलग निकलता है। टू बर्न अ मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि बहुत ही हार्ड वर्किंग करना। ठीक है, बहुत ही हार्ड वर्किंग करना, बहुत ही मेहनती करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला आपका है टू वर्क हार्ड टिल एट नाइट। बिल्कुल सही, रात तक या पूरे पूरे देर तक मेहनत करना, उसी को बोलते हैं टू बर्न मिडनाइट ऑयल। अपनी पूरी जान लगा देना, आप पूरी मेहनत से कुछ काम को लगन से करना, उसी को बोला जाता है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। ठीक है, अभी हो गया टू हैव सेल्फिश मोटिव। सेल्फिश मोटिव नहीं, मतलब कि लालची वाला प्रकार आपके माइंड में है। ठीक है, कंप्लीटली कंफ्यूज, कंप्लीटली कंफ्यूज का मतलब असमझ में होना। अनसमझ मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग कि कंफ्यूजन में हो जाना, बैफल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी गया, ऑप्शन नंबर सी गया। और टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना, ईमानदार पूर्वक अपने कामों करना, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बच गया आपका ए, टू वर्क हार्ड टिल एट नाइट। ठीक है, रात तक या बहुत ही देर तक मेहनत करना, किसी काम पे जुटे रहना, उसी को बोलते हैं टू बर्न मिडनाइट
ऑयल। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे फिर टाइम देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि इसमें से एक वर्ड या ऑप्शन सिलेक्ट करिए जो कि करेक्ट हो, और वो करेक्ट किस लिए हो कि गिवन सेंटेंस हमें जो दिया है उसको रिप्लेस करने के लिए, मींस इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो पहला आपका दो है, इसमें भी दो है, दो नहीं शायद तीन है। तो ये रहा, पहला आपका ये हो गया, ठीक है। फिर आपका ये है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ वायदा, तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा ये है आपका, ठीक है। चलिए तीनों बनाइए फटाफट, तीनों के लिए टाइम देते हैं फिर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन हो गया। अब एक को समझते हैं मीनिंग, उसके बाद में इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तो पहला आपका है वन हैविंग द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। क्या है, वन हैविंग द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। और आपने कई बार कोई भी ओकेजन में एक चीज वर्ड सुना होगा जो बोलते हैं ना कि नो वन पर्सन इन द वर्ल्ड हैव ओमिशियंट। ओमिशियंट का मतलब होता है इस दुनिया पे ऐसा कोई भी ऐसा आदमी नहीं कि सर्वव्यापी हो, ये सर्वज्ञानी हो, हर चीज के बारे में जानता हो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ये आपने बहुत स्पीच में सुना होगा। उसी का मतलब ये है कि वन हैविंग द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति हो जिसको नॉलेज सब चीज का हो। बट ऐसा होता नहीं है। बट भगवान तो होते हैं ना जो नॉलेज हर चीज का रखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हो या ऐसे को बोलेंगे जिसके पास पूरे वर्ल्ड संसार का पूरा नॉलेज, उसके मतलब एक भी चीज नहीं, सब कुछ नॉलेज उसके पास रहता हो, तो उसे पर्सन को क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखते हैं। तो पहला आपका आइडोलेटर्स। आइडोलेटर्स क्या होता है, तो आइडोलेटर्स गलत हो जाएगा बाबू। आइडोलेटर का मतलब होता है मूर्ति पूजक। जैसे कि हम हैं हिंदू में, मूर्ति को पूजा जाता है, ठीक है। तो हम एक क्या है, आइडोलेटर हैं। हम मूर्ति को पूजते हैं, ठीक है, कोई भी ओकेजन में, कोई फंक्शन में, तो हम एक आइडोलेटर हैं। आइडोलेटर का मतलब होता है मूर्ति पूजक। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, जो कि काम देगा, ठीक है। मूर्ति पूजक। सेकंड है प्रोफेट। प्रोफेट, ठीक है, क्या है प्रोफेट। प्रोफेट भी नहीं होगा कि प्रोफेट का मतलब ही होता है कि जो जो कि भगवान या कोई भी रिलीजन रिलेटेड बातों को रखे या रिलीजियस फैक्ट को बताए, उसी को बोलते हैं प्रोफेट, ठीक है। तो धर्म धर्म व्यापी बोल सकते हैं या धर्म, धर्म के लिए बोला गया हो या रिलीजियस मैटर के लिए बोला गया होगा। सी आपको चलते तो ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होता है, अनाथालय। ये सब समझते हैं तो इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आई थिंक बहुत बच्चे जानते हैं, ठीक है। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है, अनाथ आलय, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, जो कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, अनाथ होते हैं, उन्हीं के बच्चे इसमें पाले पोसे जाते हैं। तो एक चैरिटी होती है, ठीक है, उसको ऑर्फनेज होता है, ठीक है। अब ये जो लास्ट में बचा था सब जाने की सही होगा। अब इस ओमनिशियंट क्या है, ओमनिशियंट। तो ओमनिशियंट का मतलब है तो सर्वज्ञापी, सर्वव्यापी। इसका मतलब हो गया कि वैसा पर्सन जो कि नॉलेज ऑफ एवरीथिंग रखता है, हर एक चीज को उसके पास नॉलेज है, उसी को बोलते हैं ओमनिशियंट। बट ऐसा धरती पर कोई है नहीं। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है कि एक ही समय पर 5 बच्चे होना, ठीक है। एक ही समय पर, समय क्या बोले, मतलब कि एक ही वुमन से 5 बच्चे होना, और एक से जब 5 बच्चे होते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं। तो पहला आपका पिलफ्रेज, स्पिंस्टर, क्विंटुप्लेट, अस्ट्रोइक, ठीक है। अब ये जो 5 बच्चे हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस, वॉट जो भी हो सकता है, ठीक है।
बट 5 चिल्ड्रंस होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? बोर्न एट द सेम टाइम। तो स्टोइक, स्टोइक क्या होता है? तो स्टोइक तो पहले होगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गया। बी चलते हैं, पिलफ्रेज क्या होता है? पिलफ्रेज, पिलफ्रेज भी नहीं होगा। पिलफ्रेज का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट में रॉबरी करना। क्या करना? स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, छोटे छोटे चोरी करना, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में रॉबरी करना, ठीक है, रॉबरी हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है जो आपका सी, क्विंटीप्लेट, इसी को बोलते हैं एक साथ 5 चिल्ड्रन का बॉर्न होना। इसका मतलब क्या होता है? क्विंटीप्लेट। क्या होता है? क्विंटीप्लेट, याद रखिएगा, 5 बच्चों को एक साथ जन्म लेने को बोलते हैं क्विंटीप्लेट। और जो आपका लास्ट लास्ट ऑप्शन है जिसको डी है, नाम क्या है? स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी लड़की। क्या होता है? कुंवारी लड़की, ठीक है, कुंवारी लड़की, याद रखिएगा। तो आपका वन सब्स्टिट्यूशन हो गया कि 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम, इसको क्या बोलते हैं? क्विंटुप्लेट, याद रखिएगा, यह पूछ सकता है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, कि ऐसा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब कि एक रीतिवाज बोला गया, कस्टम हो गया, कि जिसके एक से ज्यादा क्या हो? हस्बैंड हो। एक से ज्यादा हस्बैंड, उसको क्या बोलते हैं? एट द सेम टाइम का मतलब होता है शादीशुदा के बारे में बोला गया, जिसका एक से ज्यादा हस्बैंड हो, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो पहला आपका मोनोगेमी, दूसरा आपका पॉलीएंड्री, तीसरा आपका पोलोगाइनी, और चौथा आपका पॉलीगाइनी। ये दोनों सेम है। चलो देखते हैं एक बार, ये दोनों तो सेम है, तो इसको रहने दीजिए। और गायनी का मतलब होता है मैरिज, तो मैरिज तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी भी गया और सी भी गया। बच गया ऑप्शन नंबर ए और बी। और ए और बी जैसे देखिए, तो पहला ऑप्शन है मोनोगैमी। गैमी रिलेट होता है शादी से, कि अगर आप एक शादी कर रहे हैं तो वो होगा मोनोगैमी, अगर एक से ज्यादा शादी की है तो वो होगा पॉलीगैमी। ठीक है, यार समझ में आपको? ठीक है, तो मोनोगैमी का मतलब होता है एक शादी करना। और जो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो गया पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब होता है, एंड्री का मतलब होता है हस्बैंड या मैन से रिलेटेड, और पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा कोई हस्बैंड है किसी वुमन का, तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री, जिसके दो एक से ज्यादा हस्बैंड रखे होंगे, ठीक है, या मोर देन टू भी बोल सकते हैं। लिखा है आपका कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री। और यही बोले कि अगर द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन मैरिज, मोर देन वन, एक से ज्यादा शादी करना, इसका मतलब तो वही हो गया, बट एक से ज्यादा शादी करना उसको बोलते हैं पॉलीगाइनी, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक से ज्यादा जब शादी करते हैं तो ये मैरिज कहलाया जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पॉलीगाइनी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और मोनोगेमी समझ में आ गया, जब एक ही शादी करेगा तो उसको बोलते हैं मोनोगेमी। चलिए, हो गया आपका वन सब्स्टिट्यूशन। चलिए आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए, जो दो है इसके अंदर, पहला है आपका कर्टेल। क्या है? कर्टेल। और दूसरा है आपका स्कैरसिटी। ये दोनों ऑप्शन है, फटाफट इसको करिए। हम टाइम देते हैं थोड़ा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप उसको बनाए, कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए बनाए इसको, ठीक है। तो पहले आपका कर्टेल, कर्टेल का मतलब क्या होता है? अगर इसका मतलब जानेंगे तभी तो बना पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेप कर लेना है हमें, कि इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग जानते हैं सॉरी, अगर मीनिंग जानते हैं इसका, तो हम इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों बता सकते हैं। तो पहला मतलब यही तो होता है कि जो बच्चे पढ़े तो आई थिंक इन सब का बता दिए होंगे। तो बात करें कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना। क्या करना? छोटा करना। कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है, छोटा करना, इसी को बोलते हैं कर्टेल। और कर्टेल से मैंने ये कैसे याद किया था? टेल मतलब होता है पूछ, और कट मतलब होता है कट। तो मैंने था कट टेल, मैंने क्या करा? टेल को और काट रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? टेल को छोटा कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से याद किया था, आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं, कर्टेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्टेल से कट टेल, कर्टेल मतलब छोटा करना। अब पहला ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है, क्या होता है?
सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट व्यक्ति। जब कोई चीज में संतुष्टि हो जाए, जब कोई चीज में संतुष्टि हो जाए उसी को बोलते हैं संतुष्ट या सेटिस्फाइड। और जब सेटिस्फाइड नहीं तो इनसेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए। बी ऑप्शन है लेंथन। अब हमें इसका एंटोनिम सुनना है। ठीक है, एंटोनिम मतलब होता है विपरीत शब्द इसके अपोजिट में। तो लेंथन मतलब होता है कोई चीज को बढ़ाना, तो स्कर्टल मतलब होता है छोटा करना, और लेंथन मतलब होता है बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब सी भी देख लीजिए, शॉर्टर मतलब होता है छोटा करना, इसका मतलब ही सिनोनिम से। और हेल्प मतलब होता है मदद। तो ऑप्शन तो डी ऐसे ही गया, और ऑप्शन नंबर सी भी आपका गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, जिसका मतलब लेंथ। लेंथ मतलब की चौड़ाई बढ़ा देना, या उसको लंबाई को बढ़ा देना, चौड़ाई नहीं सॉरी लंबाई बढ़ा देना। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट वर्ड है स्कैरसिटी। क्या है स्कैरसिटी? अब स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है जानेंगे तभी तो बना पाइएगा। तो कम से कम मेरे हिसाब से बात मानिए तो कम से कम सिनोनिम्स एंटोनिम्स 4 से लेके 500 वर्ड याद रखिएगा। अगर ये याद होगा तभी आप बहुत सारे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वो भी वोकैबुलरी सेक्शन में। ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो मैं कहीं से पूछ सकता है, क्योंकि अल्फाबेटिकल लेटर से अगर आप याद कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जेड से ही पूछ सकता है, पी से भी पूछ सकता है, क्योंकि अल्फाबेटिक कम से कम आपको 50-60 अगर मिनिमम लेके चल रहे हैं तो याद हो जाएगा। ठीक है, बट अब कोई रियलिटी है, याद करना ही पड़ेगा। बिना याद करे मत सोचिए कि सेट मारिएगा, इस सेट मारने से कुछ ही लड़ सकता है, कंफर्म पूरा तो नहीं लड़ सकता। चलिए, तो एंटोनिम्स कर रहे हैं ना, तो पहला मतलब स्कैरसिटी क्या होता है? तो स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। क्या? कमी। तो आपने बहुत न्यूज में देखा होगा कि बोलते हैं ना कि ऑनियन का शॉर्टेज हो गया है, शॉर्टेज हो गया, ऑनियन का स्कैरसिटी आ गया इस विलेज में। स्कैरसिटी का मतलब होता है उस चीज का कमी हो गया। अब कमी हो गया तो महंगाई बढ़ेगी। तो स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है, क्या होता है? कमी। कोई चीज की कमी हो जाए, डिस्क्रीज हो जाए, लेस हो जाए, बहुत सारे इसके वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे कमी। अब कमी का एंटोनिम सुनना मतलब कि ज्यादा। ठीक है, कम मत और ज्यादा होगा ना एंटोनिम से। तो पहले आपका कंसीडर। कंसीडर तो होगा नहीं, कंसीडर आप समझ सब सॉरी सब समझते हैं। कंसीडर का गया आपका ऑप्शन नंबर ए। दर्द, दर्द समझते हैं, बी भी गया। लेस, लेस का मतलब कम होता है, दर्द का मतलब भी कमी हो गया, मैं आप समझ पा रहे होंगे। और प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब क्या होता है? ज्यादा। बोलते हैं ना कि प्लेंटी ऑफ मिल्क, आपने सुना है कि थोड़ा ज्यादा में मात्रा में मुझे मात्रा में कोई चीज चाहिए, तो प्लेंटी मतलब ज्यादा। मैंने प्लेंटी से याद किया था थोड़ा, बट मुझे बाद में चला कि प्लेंटी का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया प्लेंटी मतलब इतना सा बट ज्यादा। ठीक है, चलिए, हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब वापस यहाँ पे हमारा सिनोनिम्स क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, अब हमें सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स, ठीक है, याद आया? तो आपके पास दो है। चलिए, तो पहला आपका मार्वल, मार्वल में भी तो सब देखते हैं आप लोग, हॉलीवुड। और ये आपका टाइटेनिक, टाइटेनिक भी देखा होगा पिक्चर। ठीक है, तो दो है, एक मार्वल एक टाइटेनिक। इसका मतलब फटाफट बताइए मुझे, आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है, फिर हमें इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए। चलिए, हो गया, देखते हैं। तो आपका सिनोनिम सिलेक्ट करना है, तो पहले इसका मतलब जानेंगे तब बना पाएंगे। तो आपका पहला है वर्ड जिसका नाम है मार्वल। तो मार्वल आप मूवी सब देखते हैं, मार्वल से एक ही याद आता है, स्पाइडरमैन, हल्क, आपके बहुत सारे आपके सुपरमैन हो गए, बैटमैन हो गए, आपके फिर थॉर हो गया, और वांडा, जितने भी है जितने भी आपके सब क्या है, ब्लैक पैंथर, सब मार्वल्स के हीरोज हैं। मार्वल से यही चीज आता है, और मार्वल से यही चीज आपको एक चीज याद दिला देगा। और मार्वल का मतलब होता है एकदम अद्भुत। ठीक है, अद्भुत। ठीक है, याद रखिए क्या होगा? अद्भुत। अद्भुत का मतलब होता है सबसे अलग चीज। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना अद्भुत बोल सकते हैं, वंडर बोल सकते हैं। ठीक है, अजूबा जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं ना सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो मार्वल का मतलब होता है अद्भुत। चलिए, पहला ऑप्शन आपका डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का मतलब होता है समस्या। तो ऑप्शन नंबर ए गया आपका। फिर सिंपल, सिंपल बिल्कुल सही होता अगर इसका एंटोनिम्स पूछता तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। अब एक वंडर, जी वंडर का मतलब भी होता है बवाल। बवाल का मतलब बोलते हैं अद्भुत बोल सकते हैं, या अजूबा बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे अलग। फॉर्च्यून गया। ठीक है, आया तो क्या हो जाएगा? वंडर। सिंपल मीनिंग था। अब मीनिंग मैं इसको पता किया तभी तो पता कर पाऊंगा।
तो मैंने मार्वल से याद रखा, मार्वल्स के हीरो कैसे हैं, अद्भुत हैं, ऐसे याद रखा था मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका टाइटेनिक। टाइटेनिक आप समझ रहे हैं क्या होता है? टाइटेनिक से आप याद हो आपको टाइटेनिक क्या होता है? टाइटेनिक से आपने याद किया था, याद तो नहीं किया होगा, लेकिन टाइटेनिक आपने मूवी देखा होगा जिसके अंदर बहुत बड़ा जहाज था और वो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच डूब गया था, सिंक हो गया था। चलिए तो टाइटेनिक का मतलब क्या हो पहले वो तो पता करें। तो टाइटेनिक का मतलब जो सोच रहे हो ना बाबू वही होता है, इसका मतलब होता है विशाल। ठीक है, क्या विशाल, बड़ा, अद्भुत, अद्भुत नहीं बड़ा, सबसे बड़ा में उसी को बोलते हैं टाइटेनिक। अब टाइटेनिक का नाम ही इसलिए रखा गया था कि सबसे बड़ा जहाज था वो टाइम पे, जो कि न्यूयॉर्क से लेके दूसरे देश में लेके हमारा सफर करता था, बट कुछ आइसबर्ग के कारण वो टकरा के डूब गई थी। तो वो बड़ा भी था और उसी के हिसाब से नाम भी पड़ा था टाइटैनिक, का मतलब होता है विशाल, बड़ा। अब इसका सीन सुनना है, तो पहले आपका गरगेंटुआन, इसका मतलब ही होता है जी, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। गरगेंटुआन का मतलब ही होता है बड़ा, विशाल, ठीक है। बी मतलब स्मॉल, ए तो हो गया एंटोनिम्स, ऑप्शन नंबर बी गया। और इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मेहनती लोग, काम करने वाले लोग। और लेजी का मतलब होता है आलसी लोग, जैसे कि इंसान भी आलसी और जानवर भी कुछ आलसी है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो टाइटैनिक कैसे याद रखिएगा, टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था, कैसा था, विशाल था, बहुत बड़ा विशाल था, और इतना बड़ा था कि मतलब अद्भुत था, ठीक है। और मार्वल से कैसे याद रखिएगा, मार्वल के जितने हीरो थे सब क्या थे, वंडर थे, अद्भुत थे, याद आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके अंदर ऑप्शन हमें चूज करना है ब्लैंक को भरने के लिए, ठीक है। तो ये आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है थोड़ा सा इजी पड़ जाता है हमें, क्योंकि ये थोड़ा बोल सकते हैं बुक से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो दो आपके पास सवाल है। पहला है योर ईयर हैज थ्री मेन ब्लैंक, आउटर, मिडल एंड इनर। बहुत इजी है, बना पाएंगे शायद आप लोग। और सेकंड क्वेश्चन है द ब्लैंक ऑफ रिवेंज डिमांडेड अ लाइफ ऑफ फॉर अ लाइफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा चीज है जो कि बदला मांगता है जीवन के बदले जीवन, ठीक है, याद रखिए। चलो बनाइए इसको फटाफट, कुछ टाइम, कुछ सेकंड आपके पास टाइम देते हैं, और टाइम स्टार्ट नाउ, बनाइए फटाफट आप। चलिए टाइम अप हो गया, चलो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन है योर ईयर हैज थ्री मेन, क्या है, योर ईयर हैज थ्री मेन ब्लैंक, आउटर, मिडल एंड इनर। तो पहला जो ऑप्शन है आपका कि आपका जो कान है उसका थ्री मेन क्या है, प्लग है, आपके कान के प्लग होते हैं, नहीं, तो पहला ऑप्शन नंबर गया। दूसरा, इवेंट, क्या आपके कान के इवेंट्स होंगे जो तीन में बांटा गया है, तो जी नहीं। हाँ, आपके पार्ट्स होते हैं ना, कान के तो पार्ट होते हैं, तो ये हो गया आपका पार्ट्स। ये तीन पार्ट्स में बटा है आपका, आउटर बाहर वाला जिसको एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो कि विदाउट कोई काम का नहीं आता, एक अपेंडिक्स हो गया, एक आपका ईयर का जो बाहर का पोर्शन हो गया, ठीक है। नाक आएगा क्योंकि नाक का नोस्ट्रिल होता है, ठीक है। चलिए इवेंट गया, पार्ट्स होगा, और सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट का मतलब होता है, समझ पा रहे आप लोग, सब्जेक्ट गया तो पार्ट्स होता है, ठीक है। एक आउटर जिसको एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोलते हैं, अंदर का पार्ट हो गया जिसके अंदर आपके फ्रीक्वेंसी से बढ़ाने के लिए जो साउंड का सिस्टम लगा है, और इनर हो गया आपके जिसको इस यहाँ सेरिब्लम तक जो ब्रेन तक पहुंचाता है, वो हो गया आपका इनर, अंदर का पार्ट, ठीक है। जब काना स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर है द ब्लैंक ऑफ रिवेंज डिमांडेड लाइफ फॉर अ लाइफ। तो ऐसे में से ऐसा कौन सा चीज है जो कि बदला लेता है जीवन के बदले जीवन। तो पहला आपका अर्केन, अर्केन तो कोई वर्ड होता है बट इससे कोई रिलेट नहीं करेगा, अर्केन का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट, ठीक है। तो गुप्त चीज जीवन के बदले जीवन थोड़ी लेगा। क्राउनिंग, क्राउनिंग के हिसाब से हो सकता था, बट बात करें तो एक बार समझा देते हैं, क्राउनिंग का मतलब होता है राज अभिषेक बोल सकते हैं, या राजा का नया राजा बनता है। तो क्या राजा के नया राजा बनेगा तो मार के लाइफ मांगता है, लाइफ मतलब कि मारेगा तभी राजा बनेगा, ऐसा तो है नहीं। लाइफ मतलब रिवेंज, बदला बोला गया है चीज, ये नहीं कि मरने के बाद ही होगा हासिल। बदला क्या क्राउनिंग में लिया जाता है, नहीं तो वो तो राजा का बेटा नेक्स्ट राजा बनेगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो क्राउनिंग नहीं होगा जी, ऑब्लिगेशन होगा। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है वचन परस्त, क्या होता है, वचन परस्त। ऑप्शन नंबर ए गया, बी गया, वचन परस्त बोलते हैं। वचन परस्त मतलब कि जो अपने वचन पे वायदे पर रहता है और बदले पे उतर जाता है तो जीवन के बदले जीवन ही लेगा, उसी को बोलते हैं ऑब्लिगेशन।
तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑब्लिगेशन, याद रखिएगा, ठीक है, ऑब्लिगेशन। डी है आपका चीयरिंग। चीयरिंग समझ रहे हैं, तो चीयरिंग मतलब होता है हंसी खुशी, प्रेज, उत्साहन बढ़ाना। चीयरिंग मतलब होता है, चीयरिंग में आप रिवेंज लाइफ ऑफ लाइफ थोड़ी मांगेंगे, ठीक है, चीयरिंग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। इसमें से 4 ऑप्शन है और चारों में से एक भी स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, जो भी वर्ड दिया है चाहे जो भी सेंटेंस दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है आपका कि अ वेलकमिंग, इसमें ए, इसमें अभी तक बिल्कुल सही है। वेलकमिंग इसमें सही था, इसमें सही था, इसमें सही था और इसमें भी सही था। वेलकमिंग चारों में सही है। वॉइस इसमें सही है, इसमें भी सही है, इसमें सही, बट इसमें गलत है। तो ये ऑप्शन पहले छड़ गया क्योंकि इसमें एस लगा था, डी छाट दिए। फ्रॉम भी सही है, फ्रॉम द। फिर ओपन डोरवे बिल्कुल सही है। ओपन डोरवे ये भी सही है। ओपन डोरवे और ओपन डोरवे, ठीक है। ऐसे तो देखे तो तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, बट क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे ओ देना चाहिए था स्पेलिंग दिखाने, क्योंकि यहाँ तक बिल्कुल सही आ रहे थे और क्वेश्चन इसमें गलती होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बात करें तो आपके लिए पूरा तीनों सही है, लेकिन एक इसमें गलत होता, ठीक है। एक ओ छोड़ना था जो छूटा नहीं, स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसमें ओ छूट गया है, इसमें भी वो छूटा है और इसमें कुछ छूटा है, ठीक है। बट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों सही है, बट तीनों में सही मारेगा कोई गलती नहीं, ठीक है। एग्जाम में तो एक ही रहेगा, ठीक है, इसमें मिस प्रिंटिंग हुआ था। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। हम इसमें से एक जो सेंटेंस लिखा है इसके अंदर से एक एरर चूज करना है, और एरर के अंदर आपका जो एरर दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता तो आपको नॉन एरर का सी ऑप्शन चूज करना है। तो आपके लिए टाइम देते क्योंकि इसके अंदर सोचना पड़ता है हमें। तो आपके पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये रहा, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में 2 हैं। एक ये रहा, ये वाला, ठीक है, और एक आपका ये रहा। तो फटाफट इसके लिए टाइम देते हैं कुछ, क्योंकि थोड़ा टाइम सोचने में लगेगा, फिर इसको आगे बनाते हैं, ठीक है। चलिए गो ऑन करिए फटाफट। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। जो आपका एरर निकालना था, एरर क्या है अपने बहुत बच्चे लोग बना लिए होंगे, चलो देखते हैं क्वेश्चन कोड है। इट्स इम्पॉसिबल टू कंडक्ट ट्रूली कॉजल रिसर्च ऑन मीडिया कंजप्शन एंड सुसाइड। क्या है? इट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट, ठीक है, यह असंभव है चीज कंडक्ट करने के लिए जो भी आपका सर्च ऑन मीडिया कंजप्शन एंड सुसाइड। तो बात करें यहाँ पे एरर, सबसे पहले ऑप्शन ए में लग रहा है। अगर मैं इस चीज को देखूं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इट्स लिखा है, बट आप लोग ये जानते हैं कि इट्स एक है आपका कौन सा प्रोनाउन, इट्स कौन सा प्रोनाउन है? प्रोनाउन पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा एक नाउन पूछता है, बट यहाँ पे तो नाउन है नहीं। यहाँ पे नाउन है, इंपॉर्टेंट इम्पॉसिबल तो आपका नाउन है नहीं, तो इम्पॉसिबल तो गया बात। अगर नाउन होता तो बिल्कुल इट्स इसके साथ सही था, बट यहाँ पे नाउन है नहीं, और नाउन ना होने के कारण इट्स को आप इस तरह नहीं लिखेंगे। अब इट इज हो जाएगा, ठीक है, इट अलग हो जाएगा, इज अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलती था आपका, बाकी सब सही। आज समझ में आया था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जिसने भी प्रोनाउन पढ़ा है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का आना कंपलसरी होता है। योर बुक हो सकता है, योर हिज बुक हो सकता है, हिम बुक हो सकता है, हिज हर बुक सकता है, हर पेन हो सकता है। मतलब पेन बुक ये सब मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं नाउन का यूज कर रहा हूँ। और सेम उसी की तरह इट्स के साथ भी टाइगर चाहे कुछ भी वॉट एवर नाउन आना चाहिए था, बट वो नाउन है नहीं। अगर नाउन है नहीं तो आप इट्स को इट्स लिखोगे, इट इज लिखोगे। तो ऑप्शन नंबर ए गलती था आपका, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन वन, मोर देन में मोर देन से कुछ गलती निकलेगा, देख लेते हैं क्या है। मोर देन फॉर माई सेल्फ ही क्राइड बिटरली। अच्छा, बात करें तो मैंने एग्जेक्टिव में आपको पढ़ा दिया है कि मोर देन कहाँ कब यूज करते हैं, ठीक है, मोर देन का कब यूज होता है। तो मोर देन बेसिकली एग्जेक्टिव का भी पार्ट है, और देन दिख रहा है आपको, देन एग्जेक्टिव का भी पार्ट है, और ये पार्ट प्रोनाउन का भी है। कि मैंने बताया था कि देन, देन अपने आप में एक कंपेयर शो करता है। अब हम किसी चीज से किसी किसी की तुलना करते हैं तब हम देन का प्रयोग करते हैं, और उसी के साथ हमें इसका सेकेंड डिग्री चाहिए। सेकेंड डिग्री का मतलब होता है अगर ई आर है तो ई एस टी, सॉरी ई आर बोल रहे हैं, पॉजिटिव है तो कंपेयर डिग्री चाहिए, सेकेंड डिग्री का वो मतलब होता है। और थर्ड मैंने बोला था कि अगर मोर देन के पहले कंपेयर कर रहे हैं अगर शी से, सी मतलब सब्जेक्ट से, तो आगे भी हमें कोई सब्जेक्ट ही चाहिए था, ठीक है। ये मैंने प्रोनाउन में डिस्कस किया है, और इसी 3 डिग्री पे ये फॉलो करता है। तो बात करें देन के साथ मोर था, कंपेटिबली था, बिल्कुल सही है, पहला तो आपका सही हो गया। सेकंड डिग्री है वो भी सही है क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं। थर्ड देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बात किया फॉर हिम, हिम है आपका ऑब्जेक्ट, याद रखिए हिम क्या ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में मोर देन कंपेयर करना है, तो यहाँ पे तो हिम है बट यहाँ पे तो माई सेल्फ है, तो यहाँ पे माई सेल्फ हट जाएगा बाबू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मी। अब देखो यहाँ पे भी सब ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्वेश्चन कैसे करेक्ट हो गया कि यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन फॉर मी ही क्राइड बिटरली, तो क्या हो जाएगा, इवर देन फॉर मी हिम, ये आपका माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर ए आपका गलती होगा। क्लियर हुआ, तो बी सी डी बिल्कुल आया समझ में, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या करना है, इस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें इसमें से करेक्ट कौन सा देखना है। तो पहले आपका क्लोवर, सनराइज, शार्पन और आपका है हैपन। इसमें तो सारे सही लग रहे हैं। सनराइज पहले से सही है, ठीक है, सनराइज सही है, शार्पन भी सही है, हैपन भी सही है, ठीक है। और चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें चूज करना है कि इनकरेक्टली, करेक्टली यहाँ पे इनकरेक्टली होना चाहिए था, करेक्टली तो सारे हैं, यहाँ पे इनकरेक्टली कर लीजिएगा। और इनकरेक्टली में भी आपको एक क्लोवर गलत होगा क्योंकि क्लोवर भी अभी तक सही है ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा गलती हो गया। ये करेक्टली वर्ड सारे हैं, हमें इनकरेक्टली ढूंढना था, और इनकरेक्टली इसमें से है नहीं कोई, सारे क्लोवर भी सही है, सनराइज भी सही है, हैपन भी सही है, शार्पन भी सही है। बट अगर ढूंढना भी होता तो कोई इसमें से गलती दिले होता, तो इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको इग्नोर करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए एक बार। अब बहुत बच्चे इसमें इनकरेक्टली करेक्टली ढूंढ रहे होंगे, गलती भी कर दिए होंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के ही करेंगे चीज को, ऐसे नहीं कि अंदाजे कर सकते हैं। 9 है चूज, इसमें भी इनकरेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है, इनकरेक्टली है इसमें, उसमें भी इनकरेक्टली होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें इनकरेक्टली है जो कि गलत शब्द को हमें छांटना है। तो आपके बात करें तो ब्रूम, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लूम मतलब होता है चमक, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूम मतलब होता है सेड, जिसको बोलते हैं उदास, ये भी बिल्कुल सही है। बच गया ऑप्शन नंबर शाउट, तो ठीक है, शाउट, शाउट हो गया आपका सही आंसर। शाउट के स्पेलिंग ऐसे नहीं होगा, CHOUT होता है, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलती होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। अब इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो बहुत इजी है क्वेश्चन को। बात करते हैं, द सेज सेड मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो बात करें जो मैन प्रपोजेस और गॉड डिस्पोजेस है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं भी चेंज नहीं होता, तो ये जो जैसा है हमें वैसा ही ढूंढना पड़ेगा। तो हम इससे भी करेक्शन निकाल सकते हैं, तो ढूंढते हैं। यहाँ पे हैड प्रपोज है और गुड प्रपोज है, तो ऑप्शन नंबर ए गया। यहाँ पे देखे तो यहाँ भी प्रपोज है और गॉड डिस्पोज है, तो यहाँ पे भी गया। यहाँ पे देखे तो प्रपोजेस है और गॉड डिस्पोज है, प्रोजेस है और डिस्पोज, डिस्पोजेस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। यहाँ बात करें तो प्रपोजेस भी है, डिस्पोजेस भी, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। देखिए कितना छाटने का तरीका देखे, तो यूनिवर्सल ट्रूथ बहुत इजी बनता है, आप इससे डायरेक्टली छाट सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा। चलिए, ही आस्क्ड हस व्हेन आर यू टीचिंग, क्या है यहाँ पे, टीचिंग नहीं, रीचिंग कर लीजिएगा, ठीक है, आर कर लीजिएगा यहाँ पे, आर, ठीक है। तो ही आस्क्ड अस व्हेन आर यू रीचिंग, कब आप आ रहे हैं। तो
तो बात करें आस्क्ड अस तो कोई दिक्कत नहीं, आस्क्ड अस तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी है, 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 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आर है प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, अब इसको बदलेंगे पास्ट का हेल्पिंग वर्ब से, तो हमें पास्ट का हेल्पिंग वर्ब चाहिए, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे वी वर था, अभी तक सही है, विल था तो विल गया, विल तो नहीं चाहिए, यहाँ पे आर का आर ही है तो आर भी गया, यहाँ पे विल है, यहाँ पे ए भी गया, ऑप्शन बच गया ए कैसे हो गया कि यहाँ पे वर था और वर वी के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि वी मतलब हम लोग, और हम लोग क्या है, एक नहीं अनेक है, अनेक के हिसाब से वर लगेगा, बिल्कुल आपका सेंटेंस सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है देयर वाज अ आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, इसके अंदर भी ग्रामेटिकल एरर क्या है देख लेते हैं। तो देयर वाज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स एट एन एनवायरनमेंट, अच्छा एट एन टू एन एनवायरनमेंट, एन दिख रहा है आपको, एन है आपका आर्टिकल, और आर्टिकल के साथ सॉरी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आर्टिकल हो गया वो गलत हो जाएगा, इन्वायरमेंट के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि आर्टिकल का रूल है। तो आर्टिकल ए एन का तो रूल बहुत सिंपल है, ठीक है, बट द का रूल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, किसके साथ द लगता है किसके साथ नहीं लगता है, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट के साथ द लगेगा, कंट्री के साथ नहीं लगता है, बट आपका कंट्री मैन हो जैसे कि इंडियन है, आई एम द इंडियन, द फ्रेंच, ये सब के साथ लग जाता है। उसी तरह सी पैसिफिक ओशियंस और द एटलांटिक ओशन के साथ लग जाता है, तो अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है, तो उस टाइप से आपको आर्टिकल पढ़ना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर भी गलत था, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये तो बिल्कुल हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग लास्ट जो 5 पड़ाव पे आ गए हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, जिसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीड करेंगे हम लोग, उसके बाद इसका ऑप्शन कराएंगे, ठीक है, ऑप्शन कराएंगे। चलिए तो मैं इधर क्वेश्चन लगा देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करेंगे, आप भी अब हमारे साथ रीड करिए। तो क्या है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट ब्लैंक विच इज कॉल्ड अ gestation period, vigorous contraction of the uterus and the end of the pregnancy causes expulsion delivery of the blank. This process of delivery of the childbirth is called a pasteurization, is induced by a complex neuroendocrine mechanism. The signals of the pasteurization originate from the fully developed fetus and the blank, which include induce mild uterine contraction called the fetal injection. Reflects this triggers release of blank from the maternal pituitary, ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस की बात करें पूरा पैराग्राफ, तो पूरा पैराग्राफ है एक एक मदर के बारे में, जो कि एक मदर जब प्रेग्नेंट होती है और वो फीटस को जन्म देने के लायक और उनके टाइम आ जाता है, तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसी का इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं कि पहला आपका है कि द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट, अच्छा बताइए, तो सब इसका सब आंसर दे देंगे कि बताइए कि जब एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है, ह्यूमन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है, 9 मंथ, मुंह जवानी है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। 13 पहला आपका 6 मंथ, तो 6 मंथ तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए गया। 1 ईयर नहीं होता, 9 मंथ बिल्कुल सही, और 11 मंथ कट गया, क्लियर हुआ। चलिए सेकंड ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। सेकंड क्या है, हाँ 9 मंथ यहाँ पे हो गया, हमारे साथ ऑप्शन लिख लेगा, यहाँ पे 9th मंथ हो गया, विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड, उस 9th मंथ को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, जिसके अंदर बच्चा जन्म लेने वाला होता है, जिस महीने में। Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion delivery of the, अब डिलीवरी ऑफ द क्या, कि जब कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन मतलब कि खिंचाव, बच्चा जब निकलता है पेट से, ठीक है, माँ के कोख से, तब वो यूटेरस में एट द एंड प्रेगनेंसी के आखिरी में जो एक्सपल्सन होता है, फैलता है, वो डिलीवरी ऑफ द किस चीज को, फिटस को, बर्थ को, मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन के हिसाब से लगा पा रहे हैं। चलो देखते हैं। तो पहला आपका एग, एग वुमन में नहीं होता, एग को बोला जाता है, बट एक पहले होता है ना फर्टाइल के पहले, तो एग तो गया आपका। फिटस जी बिल्कुल सही होगा, फिटस हम बच्चे के जो जन्म देगा पहले होगा फिटस, ठीक है। बॉय नहीं होगा, बॉय आप कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। और आपका कीड, कीड भी नहीं होगा, कीड भी कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा नहीं, जब पैदा होने के बाद कुछ साल का होता है उसको कीड बोलते हैं, तो फीटस को जन्म देगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फीटस, ऑप्शन नंबर 2 में डिलीवरी ऑफ द फीटस, फीटस, ठीक है, फीटस मतलब होता है जाइगोट, छोटा सा, जब एकदम कम एज में। चलिए दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, अच्छा हाँ, अब इस प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अब ऑप्शन नंबर 3, चलो देखिए क्या बोलते हैं, देखते हैं। तो बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, नहीं, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि ह्यूमन में मंथली मंथली मेंस्ट्रुएशन, कॉर्पस ल्यूटियम में जो ब्लड आ जाता है, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो कि आप पढ़े लिखें। तो ऑप्शन नंबर ए तो गया।
आप सब जानते हैं। फिर बात करते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकालना, वो तो होगा नहीं। चलिए, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम एक पार्ट है फीमेल बॉडी ऑर्गन का। सी, और बच गया ऑप्शन नंबर डी जिसका मतलब पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन या डिलीवरी ऑफ द बॉय, जिसको इजीली आप बोल सकते हैं दोनों सेम होता है। पास्चुराइजेशन का मतलब ही होता है एक बच्चे को जन्म देना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा? पास्चुराइजेशन। और यहाँ पे भी आप दिमाग लगा सकते थे क्योंकि इसके बाद ही जस्ट इसी का जिक्र हुआ था, याद आ रहा है? इसी के बाद दिया है यहाँ पे। तो पास्चुराइजेशन इज द इंड्यूस बाय अ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है, विकट तरीके से होता है। न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है। द सिग्नल ऑफ द पास्चुराइजेशन, जो बच्चा जन्म लेने के बाद, लेने से पहले जो सिग्नल मदर से आता है, ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड, अब कब आता है? जबकि फीटस बर्थ लेने के लिए तैयार हो जाता है, बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके साथ, ठीक है, एक मिनट, और उसके साथ, हाँ, और उसके साथ क्या चाहिए? तो फीटस एंड द, क्या देखते हैं? फीटस एंड, फीटस के साथ क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर चलते हैं इसके अंदर प्रीव्यू में। चलिए, आगे यहाँ पे 2 ब्लैंक है हमारा बचा। चलिए, तो फीटस के साथ प्लेसेंटा, जो बिल्कुल सही है। फीटस के साथ प्लेसेंटा का तो ओरिजिनेट सिग्नल आएगा, तभी तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो आप बायोलॉजी पढ़े हैं, समझ पा रहे हैं। तो प्लेसेंटा तो जरूरी है। तो रिफ्लेक्स भी गया। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, साइमल्टेनियस मतलब होता है सिमुलेटरी, स्टिमुलेटरी निकल जाना, ठीक है, प्रभाव जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लेसेंटा। इसके साथ, फीटस के साथ प्लेसेंटा का भी सिग्नल हमें बहुत जरूरी है, तभी हम बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा याद आया। विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, प्लेसेंटा क्या करता है? थोड़ा सा यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देता है, क्योंकि हमें इसके साथ कौन सा हार्मोन निकलता है देख लें। uterine contraction called the fetal injection reflex. This triggers release of blank from the migratory pituitary. अब हाँ, मेटरनल पिट्यूटरी के बाद, मेटरनल पिट्यूटरी में कौन सा हार्मोन निकलता है जब फीटस और प्लेसेंटा दोनों तैयार हो जाते हैं बर्थ लेने के लिए? उसके बाद कौन सा हार्मोन निकलता है जिसके अंदर से बच्चे को इजिली पुश कर सका, इजिली पुश होके बाहर आ जाए? तो कौन सा हार्मोन होता है? पहले आपका पिट्यूटरी, जी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर ए गया। कैनल का मतलब होता है रास्ता, तो वो भी गया, रास्ता थोड़ी, कुछ तो होगा। ऑक्सीटोसिन, जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। लैक्टेशन का मतलब होता है फीडिंग ऑफ मदर, जब माँ के ब्रेस्ट से जब मिल्क प्रोड्यूस होना चालू होता है, उसी को बोलते हैं आपका लैक्टेशन, ठीक है। चलिए, तो ये जो होगा द दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन एक ऐसा आपका हार्मोन है जो कि थोड़ा रिलीफ देता है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन इतना बढ़ा देता है जिससे कि इजिली बच्चा पेट से बाहर पुश हो जाता है। याद आया? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कुछ इसमें जीके जीएस भी बोल सकते हैं, कुछ आपका दिमाग भी लगेगा इसके अंदर, कुछ आप जो बायोलॉजी पढ़े बच्चे उनसे भी कुछ बना सकते थे। बट आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा नॉलेजेबल थिंग ज़्यादा था रेदर देन द कॉमन सेंस, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने जो पूरा पांचों क्वेश्चन इस आपका पैसेज का हमने तैयार कर लिया, 1 2 3 4 5, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इजी भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा हार्ड भी था, तो उसको देख लिए आप लोग। तो कुछ कुछ पॉइंट पे हमें हार्ड लगा, लेकिन आई थिंक कुछ मीनिंग अगर आप करते तो आपको पता चलता, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग किया था आपका वोकैबुलरी से, सारा एक पार्ट देखा, हर एक चीज को हमने सीखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, और मैं आपसे आशा भी करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट, चलिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो हमने पूरा 4 सेट में खत्म कर दिया, इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस करा दिए, ठीक है। चलिए, तो अब आपका प्रैक्टिस सेट 4 था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट आप चलेंगे प्रैक्टिस 5 की तरफ, और उसी तरह हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को अच्छे से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट अच्छा करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए चलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।